नमस्कार। अब देखो जैसे जैसे भूगोल का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे आपकी धड़कनें बढ़ रही होगी कि कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, मेरे 16 में से 16 नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे, मैं उत्तर कैसे लिखूं, मैंने अभी तक तैयारी नहीं करी है। तो अगर आपकी टेंशन्स हैं तो बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आज मैं लाया हूं आपके लिए 4 ऐसे मोस्ट प्रश्न जो बिल्कुल आपकी परीक्षा में हूबहू छपने वाले हैं। और न केवल प्रश्न बल्कि उसके उत्तर भी हम साथ में करेंगे, और 100% ये आपकी परीक्षा में छपने वाले प्रश्न हैं, इसलिए मिस मत करना। एक एक प्रश्न को ध्यान से देख लेना। प्रत्येक चैप्टर से एक प्रश्न पूछा जाएगा और उसी के आधार पर हमने आज यहाँ पे जो हमारे चारों चैप्टर है उस चारों चैप्टर से हम एक एक प्रश्न करने वाले हैं। पहला अध्याय है आंकड़े, स्रोत और संकलन। इसमें से सबसे मोस्ट प्रश्न जो बनेगा या जिसके बनने की पूरी पूरी संभावना है, वो प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है। प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में अंतर स्पष्ट करते हुए प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण की विधियां लिखिए। अब देखो ध्यान से समझना, हमने फर्स्ट राउंड में कुछ प्रश्न कर लिए थे, या सेकंड राउंड में हमारे अलग प्रश्न हैं। तो अब यहाँ आंकड़ों का आपको क्या करना है, दोनों प्रकार के आंकड़ों का पहले अंतर बताना है। जैसा पहले पूछा गया वैसा पहले लिखना है। तो पहले हम अंतर बताएंगे और फिर उसके बाद जो प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण की विधियां हैं उसका वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले देखो लिखोगे कैसे, पूरे अगर नंबर चाहते हो तो इस पैटर्न को ध्यान रखना। पहले आपने उत्तर लिखना है, तो ये आपने लिख दिया उत्तर। उसके बाद आपको अंतर लिखना है, तो आप लिखेंगे सीधा सीधा कि प्राथमिक आंकड़े वे होते हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता पहली बार मौलिक रूप से एकत्र करता है। ये शब्द जरूरी है। एक तो ये है अनुसंधान करता पहली बार, और मौलिक रूप से एकत्र करता है। ये दो चीजें जरूर ध्यान देना। जैसे प्रश्नावली द्वारा, जबकि द्वितीयक आंकड़े वे होते हैं जो किसी अन्य संस्था या व्यक्ति के द्वारा पहले से एकत्र किए जा चुके होते हैं। बिल्कुल सिंपल सा है। पहली बार अगर कोई व्यक्ति जिसको ये काम करना है वो अगर आंकड़े एकत्रित कर रहा है तो वो प्राथमिक आंकड़े हो गए, और पहले से जो आंकड़े एकत्र किए जा चुके हैं उसी का अगर उपयोग करना है तो वो पहले से जो एकत्र किए जा चुके हैं वो द्वितीयक आंकड़े हो गए। इसमें जैसे जनगणना रिपोर्ट, एक एक उदाहरण भी देना है ताकि एग्जामिनर को पता चले कि हाँ बच्चे को व्यवस्थित तरीके से पता है सारी चीजें। तो प्राथमिक आंकड़ों में आप प्रश्नावली जो विधि है उसका आप नाम लिख देना, और दूसरे में आप जनगणना रिपोर्ट का नाम दे देना। अब जो प्राथमिक आंकड़े हैं उनके संग्रहण की जो प्रमुख विधियां हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। 3 विधियां हैं। पहली है व्यक्तिगत प्रेक्षण विधि, पर्सनल ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या होता है कि क्षेत्र में जाकर के स्वयं जानकारी जुटाना होता है। दूसरी विधि होती है साक्षात्कार विधि। इसमें होता क्या है, लोगों से प्रत्यक्ष बातचीत करके सूचना एकत्रित की जाती है। और तीसरी होती है प्रश्नावली या अनुसूची। इसमें क्या होता है, प्रश्नों की सूची भर करके जानकारी प्राप्त करना। तो ये है 3 प्राथमिक आंकड़े संग्रहण की विधियां। इन 3 में से कोई भी आप एक यहां पे लिख सकते हो। चलो आगे बढ़ेंगे। अब दूसरे अध्याय में से अगला जो प्रश्न है हमारा सेकंड क्वेश्चन, वो दूसरे अध्याय में से बनने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो कि आपके सामने है, आंकड़ों का प्रक्रमण। इसमें देखो जो गणित वाले जितने भी सवाल बनते थे ना, वो तो हम पिछले हमारे अध्याय में कर चुके हैं। लास्ट जो वीडियो था उसमें किए हैं, और वो वीडियो हमने चैप्टर वाइज उसमें किए थे, इसमें कंबाइन कर रहे हैं। तो वो अगर आपको देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है देखो, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन किसे कहते हैं। इसमें मध्यिका और बहुलक को परिभाषित कीजिए। चलिए देखते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन, हेडिंग डालेंगे, अंडरलाइन करेंगे। उत्तर इस प्रकार लिखना है कि वह एकल मान जो पूरे सांख्यिकीय श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन कहलाते हैं। इसकी परिभाषाएं तीनों की हम यहाँ पे अलग अलग देखेंगे। समांतर माध्य, समांतर माध्य क्या होता है परिभाषाओं में, पहला जिसे मीन कहते हैं इंग्लिश में, यह सभी आंकड़ों के योग में उनकी कुल संख्या का भाग देने पर प्राप्त होता है, और इसे औसत भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए 1, 5, 7, 3, 2, ये जैसे एक संख्या दी हुई है,
तो अब ये टोटल का हम पहले तो क्या करेंगे, इनका योग करेंगे। तो देखो कितने हो गए, 5 और 1 6 और 12 13 और 16 18 हो गए ना, 18। अब टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, 18 में 5 का भाग देना है, तो जो उत्तर आएगा वो हमारा मीन कहलाएगा। नेक्स्ट है हमें माध्यिका निकालना है जिसे मीडियन कहते हैं। इसमें देखो कि जब आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो ठीक मध्य में आने वाला मान माध्यिका कहलाता है। यह श्रेणी को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो पहले इनको या तो हम आरोही क्रम में, घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में लिखने के बाद जो बीच का जो सेंटर का जो मान है वो आपका माध्यिका मीडियन हो जाता है। और तीसरा जो हमारा पॉइंट है इसमें वो होता है बहुलक। तो बहुलक किसे कहते हैं इसको भी ध्यान से समझ लो कि श्रेणी में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है, जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक होती है, फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा है, वो क्या कहलाता है, हमारा बहुलक कहलाता है। तो ये हमारे सेकंड चैप्टर का प्रश्न जो है वो कंप्लीट हुआ है। अब देखो नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे और तीसरा हमारा अध्याय है। देखो ये जो पीडीएफ है ना, अगर आप पीडीएफ चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। नंबर दे देता हूं, वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। नंबर है हमारा 9079622989। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करोगे तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, हमारे ऐप सब की लिंक मिलेगी। उसमें टेलीग्राम चैनल में हमने पिछली जो 4 हमारी क्लासें हुई थी सबकी पीडीएफ हमने डाल दी है। और हमारा जो ऐप है ना, वहां पे आपको ज्योग्राफी का कोर्स मिलेगा, कंप्लीट कोर्स, जहां पे पीडीएफ, वीडियोस, नोट्स सब कुछ मिलेंगे। उसी में आपको प्रैक्टिकल की ये चारों जो चैप्टर हैं उस चारों चैप्टर के नोट्स भी मिलेंगे, चारों चैप्टर के इंपोर्टेंट प्रश्न भी मिलेंगे। और जो हमने पिछले जो हमारे वीडियोस थे उन सबकी पीडीएफ भी वहां पे आपको मिल जाएगी। तो वहां से भी आप डाउनलोड कर लेना। ऐप का नाम है हमारा एजुकेशन, EDUCATION, एजुकेशन, और RISE, राइज। ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। चलो अब हम देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है, वृत्त आरेख क्या है, इसकी रचना के प्रमुख नियम लिखिए। पाई चार्ट ध्यान से समझना, इंपोर्टेंट प्रश्न है कि वृत्त आरेख, इससे भी संबंधित जो गणित के सवाल है वो तो हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अभी इस प्रकार के प्रश्न हम करेंगे थ्योरेटिकल, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो इसमें आपको क्या लिखना है कि यह एक ऐसा आरेख है जिसमें आंकड़ों को एक वृत्त के विभिन्न त्रिज्यीय खंडों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका उपयोग कुल योग के विभिन्न घटकों के अनुपात को दिखाने के लिए किया जाता है। अब मैं इसमें क्या, देखो जैसे ये है तो इसमें कितना कितना परसेंट जो है वो यहाँ पे आपको इस प्रकार लिखना होता है। अब देखो रचना के नियम, अब इस वृत्त खंड के रचना के नियम क्या है, वृत्त आरेख के रचना के नियम क्या क्या है, जो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। पहला तो ध्यान रखना है कि आंकड़ों को सबसे पहले प्रतिशत या डिग्री में बदला जाता है। इसको डिग्री में बदलने के लिए क्या करना होता है, मूल्य कितना है, कुल योग कितना है, इंटू 360। अगर ये डिग्री में बदलना है तो वृत्त का कुल योग 360 होता है, क्योंकि वृत्त में घेरा जो है वो उसका मान 360 होता है। बनाए गए त्रिज्यीय खंडों को अलग अलग रंगों या डिजाइन से भरा जाता है ताकि अंतर स्पष्ट पता चले, ताकि जो है वो आराम से दिख जाए। और घटकों को प्राय घड़ी की सुई की दिशा में बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अब जैसे मान लो ये वृत्त आपने बनाया, अब ये सबसे बड़ा भाग हो गया, फिर उससे छोटा हो गया, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर उससे छोटा। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और इस पूरे का मान जो है वो 360 डिग्री मान करके उसको डिवाइड हम करेंगे। चलो नेक्स्ट है हमारा चौथा अध्याय। और चौथे अध्याय से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, जो आपकी परीक्षा में आ सकता है सीधे सीधे, वो आपके सामने लिखा हुआ है। और इंपॉर्टेंट प्रश्न है स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी, GIS के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, संक्षेप में लिखिए। तो GIS के प्रमुख घटक, अब GIS क्या होता है ये हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। डायरेक्ट हम यहाँ पे घटकों की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 4 नंबर आपको दिला सकता है ये प्रश्न, इसलिए आप GIS के 5 जो प्रमुख घटक होते हैं उन 5 प्रमुख घटकों को आप इस तरीके से टेबल बना करके भी लिख सकते हो। पहला लिखना है आपको हार्डवेयर। हार्डवेयर में क्या क्या आता है, जैसे कंप्यूटर आता है। कंप्यूटर मतलब पूरा जो कंप्यूटर है ना, जिसका मॉनिटर और स्कैनर और प्रिंटर और ये सभी जो आते हैं, जो भौतिक उपकरण है, वो सारे इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है फिर हमारा सॉफ्टवेयर। अब इस कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर काम में लिया जाता है, आंकड़ों के विश्लेषण के लिए जो प्रोग्राम होते हैं वो इसमें आते हैं, विशेष करके ARCGIS और QGIS, इन दोनों के नाम याद रखना। अगला होता है हमारे आंकड़े, डाटा।
स्थानिक मानचित्र और गुण विशेषता आंकड़े आदि इसमें शामिल होते हैं। चौथा जो इसका घटक है वो होता है लोग, पीपल, जीआईएस का उपयोग और प्रबंधन करने वाले तकनीकी विशेषज्ञ। और पांचवा होता है प्रक्रिया यानी उसकी प्रोसेस, आंकड़ों के विश्लेषण के लिए अपनाई गई विधियां और नियम जो है वो इसमें शामिल होते हैं। तो इस तरीके से जीआईएस के ये 5 घटक हो गए। बच्चों बताइए मुझे आप कि ये आपको क्लास कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं कि भाई इसी प्रकार और ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास किया जाए, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो इस वीडियो को हाइप करना है। एक हाइप का ऑप्शन आता है, आप इस वीडियो को प्लीज़ हाइप कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मुझे फीडबैक दीजिए कि आपको ये क्लास कैसी लगी, कौन सा प्रश्न इसमें सबसे बेस्ट लगा और आप कौन से चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न चाहते हो। अगर आप और ज़्यादा इससे रिलेटेड मॉडल पेपर्स चाहते हो तो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। इसके अलावा हम बाकी जो सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी के अलावा हमारा हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी साहित्य, हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट्स के आपको इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे मिलते हैं। और हमारी लाइव क्लास होती है शाम को 8 बजे एवरीडे। 8 बजे उस लाइव क्लास में आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। बहुत ही शानदार तरीके से आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए हम करवा रहे हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।